हाँ अच्छा, ये बताएं, मैंने कल आप लोगों को ये एक असाइनमेंट भेजी थी। अच्छा, वो आपने शुरू की करनी है? अच्छा, वो असाइनमेंट जो आपने सॉल्व करनी है, उसका मैंने एग्जाम्पल सॉल्यूशन भी भेजा था आपको वीडियो में। अच्छा, आपने पहले सॉल्व कर लेनी है, ठीक है? फिर मुझे आपने बताना है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, मैं फिर उसका ना वीडियोस लिंक आपको भेज दूंगा, ठीक है? अच्छा, लेकिन पहले सॉल्व कर ले अच्छी तरह। आप सॉल्व करेंगे तो आप पास कर सकते हैं। अगर आप वीडियो सुनते रहे, उसका इतना फायदा नहीं होता जितना आप अपने मेंटल प्रैक्टिस को बढ़ाएं, जहनी काम को बढ़ाएं, ठीक है? तो वो ज्यादा फायदा है। तो मैंने असाइनमेंट आपको भेजी थी, वो आ गई। उसके बाद रिकॉर्डिंग्स भी आपको भेजी थी कुछ पिछले चैप्टर की, वो भी आपको मिल गई। उनको भी आप देख लें इस वीकेंड, क्योंकि हम मंडे को इंशाल्लाह आपका टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे, ठीक है? अच्छा बच्चों, तो पहले एक दो टेस्ट हम क्लास में ही अभी करेंगे, उसके बाद जब प्रैक्टिस हो जाएगी फिर हम देखेंगे क्या करना है, ठीक है? अच्छा बच्चों, आप सबसे पहली बात ये है कि हमने यहाँ से शुरू करना है। क्या नाम लेते हैं? अच्छा, एदा केरा एक्सपर्ट है सर? एदा भी कोई एक्सपर्ट है? हाँ, उनको यार है, देख जरा की कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, सबसे पहले हमने कौन सा मेथड करना है आज? परसेंटेज मेथड। चले तो उसी को शुरू कर लेते हैं। अच्छा जी, परसेंटेज मेथड। सबसे पहले तो हम यहाँ से किताब ही आज पकड़ लेते हैं, बुक पकड़ लेते हैं सबसे पहले। और बुक में से जनाब हमने कल जो है ना आपको कराया था इनकम मेथड, ठीक है ना? तो आज आप कह रहे हैं कि करा दें हमें परसेंटेज मेथड। अच्छा बच्चों, परसेंटेज मेथड जरा फार्मूले वाला मेथड। इसका तरीकाकार ये है कि आप ये करेंगे कि आप एक कैलकुलेटर लेके जाएंगे पेपर में कैलकुलेशन के लिए। ज्यादा अच्छा यही है कि आप वही कैलकुलेटर लेकर जाइए जो आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, जैसे अकाउंटिंग के लिए, बाकी चीजों के, ठीक है जी? अच्छा, अब बच्चों बात ये है कि अगर आज आप इसका फार्मूला देखें ना, तो हमने फार्मूले में ही परसेंटेज मेथड को इंट्रोड्यूस करा दिया था। वो कैसे? हमने कहा था परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन अदर थिंग्स रिमेन द सेम। तो हमने बाकी चीजों को सेम फर्ज करके परसेंटेज से शुरू किया था। इससे हमने कहा जी कि ये जनाब परसेंटेज चेंज इन डिमांड है बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऐसे ही सवाल सिर्फ ये है कि ये जो इसने कहा ना कि अगर देखें न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, ये सारी बातें आप पहले सीख चुके हैं। कैसे? 10/10, 17/10 या 4/10, ये सारी बातें, तीनों पॉइंट वहां हम डिस्कस कर चुके हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर हो तो क्या होता है? ठीक है ना, यूनिटी। ये देखिए कहता है कि अगर ऐसी सूरत हाल हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में परसेंटेज चेंज आपस में बराबर हो, हमें देखना है कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज मेथड को। तो हम परसेंटेज मेथड को बच्चों इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि इसका हम फार्मूला निकाल लेते हैं। वो इस तरह से कि कहता है कि क्वांटिटी हुई है कितनी, देखना क्वांटिटी कितनी हुई है, 30 से 10, और प्राइस हुई है 200 से, याद रहेगी? चलो तो यहाँ मुझे चलो लिखो आओ। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हम इसको यूं कर लेते हैं कि जी प्राइस और क्वांटिटी शुरू में लाजमी लिखे हैं ताकि गलती ना हो। क्वांटिटी हुई है कितनी? 30 से 200 से 400, ये हुई है प्राइस। क्वांटिटी हुई है 30 से 10, ऐसे ही जी? अच्छा,
अब देखिए मैंने याद रखने के लिए कहा था और आप यहाँ आने तक भूल गए। आप इधर क्वांटिटी कर रहे हो, उधर प्राइस कर रहे हैं। कल को अगर आंसर ना ना टैली होता, चार बंदों ने यहाँ खड़े हो जाना, सारी किताब का आंसर ही नहीं टैली हुआ आपसे। सही बात है। मैं छोटा सा था, एक दिन क्लास पढ़ा रहा था। क्लास पढ़ा रहा था बच्चों, तो यूनिवर्सिटी थी मेरा साउथ एशिया। तो मैंने बनाया उधर डिकोडर, बोर्ड पे डिकोडर बनाया। वो डिकोडर था 2x4 का। एक शरारती बच्चा कहता है, सर 2x4 के दो डिकोडर हो तो क्या 4x8 का एक बन जाएगा? मैंने कहा तो मल्टीप्लेक्सर होता है, बन जाएगा, इसमें कौन सा बड़ा मसला है। हमने जानबूझ के वहां एक और बना दिया, 2x4 अब उनको इकट्ठा करके 4x8 बनाना था, ना बने। कोई के मास्टर रह गया, कोई कुछ कोई कुछ। मुझे पसीना कभी आए, कभी कुछ, कभी मैं कोई सर्किट अटैच करूं, कभी कोई करूं, भाई वो ना चले। मैं कहा, अच्छा यार, आज तो बच्चे दलील कराए। तो ये बड़ा मसला होता है, ध्यान से देख के काम करना होता है। आपकी तरह नहीं है क्वांटिटी इधर करती प्राइस उधर करती, चलेगा कि कम है। तो बड़े ध्यान से। अच्छा बच्चों, एक रेशो गलत ऐड करने से पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। अच्छा बच्चों, चले कोई बात नहीं, खैर है, अभी आप छोटे बच्चे हैं और वैसे भी घर में तंग करते होंगे, घर वालों का जा सीए कर जा, शायद ठीक हो जाए। और ये भी होता है, शरारती बच्चे को सीए कराते हैं तो घर वाले तंग हो रहे हैं, उन्होंने कहा जा तेन। ये भी होता है। तो कभी कभी को बददुआ भी दे देता है। किसी को तंग किया होगा, उसने कहा होगा जा सीए ही करे। हाजी भाई क्या हाल है? ठीक ठाक हो? हाजी भाई हालात ही हैं, देखो जरा। आपने जरा हाथ से चला रहा है। अच्छा बच्चों, ये क्या लिखा जा रहा है जी? जाहिर फार्मूला है जी। पकौड़े बनाने का तरीका थोड़ी है। अच्छा, सो Q2 माइनस Q1, Q2 प्लस Q1। अच्छा, नीचे एवरेज ले ली, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी में आप लेते हैं ना, नीचे एवरेज और ऊपर उनका चेंज निकाल दिया। उनका ऊपर वाला चेंज और नीचे एवरेज ली तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड आ गई। और जब इसी तरह से प्राइस के साथ किया, नीचे प्राइस ले ली, एवरेज उसकी, और ऊपर उनका डिफरेंस निकाल दिया, तो क्या बन गया? परसेंटेज चेंज इन प्राइस बन गया। ठीक हो गई, ठीक हो गई बात? नो प्रॉब्लम। अब ये दोनों मसले हो गए हल। ठीक है जी। अच्छा, अब बच्चों क्या करेंगे कि हम यहां से पकड़ेंगे क्वांटिटी का चेंज। और क्वांटिटी का चेंज देखें जरा, अपना है 300। नहीं, पहले याद ये रखना है कि पहले वाली क्वांटिटी को Q1 कहना है, चेंज वाली को, और पहले वाली प्राइस को P1 और चेंज को P2, ये भी नहीं भूलना। तो Q2 क्या आया? 10, और Q1 क्या आया? 30। तो Q2 माइनस Q2 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2। सही होगी बात? बच्चों आवाज सही आ रही है आप लोगों को? यार ये तो सारी मेरी बात है, ये देख जरा, इसका तो फायदा ही कोई नहीं है। मेरी बात आ रही, माइक की आवाज आ रही है? आप मेरी आ रही, बस देखा। होगा। बस इतना ही काम था। चलो सही। अच्छा बच्चों, सही होगी बात? परफेक्ट हो गया जी। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे कर देते हैं कि 400 में से, क्योंकि 400 क्यू P2 है ना, 200 माइनस कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में 400 में 200 जमा करके 2 पे। लो जी, ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी और ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कैलकुलेटर है आपके पास? तो क्या कर रहे हैं आप? मेरी तरफ देख रहे हैं, बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, फार्मूले की तरफ देख रहे हैं? कभी ऐसा हुआ फार्मूला खुद के भाई ने आंसर है? बच्चों काम सारे खुद करने पड़ते हैं, जो काम है वो खुद करना पड़ता है।
जैसे कभी ऐसा होगा अंडा डबल रोटी के साथ रख दो, खुद ही जाके गर्म होके अंडा बन के आ जाए, हुआ कभी? खुद करना पड़ता है। इसी तरह कैलकुलेशन भी खुद करनी पड़ती है। अच्छा बच्चों को बात समझ आती है? बताओ इसका जवाब क्या आया? -1। और इसका जवाब क्या आया? 0.67। सही है। यहाँ पुट कर दू -1/0.67। अच्छा बच्चों क्या जवाब आएगा? -1.4। आंसर आ गया इसका 1.5 है बच्चों। 495 कर देते, चलो 1.5। ठीक है जी। अच्छा बच्चों अब बड़े गौर से बात सुनने वाली है। यहां तक तो मसला ही कोई नहीं था ना। अच्छा देखो बुक से आंसर टैली हो गया, हो गया ठीक है। अब यहाँ बड़े गौर से सुनने वाली बात है। सब बच्चे बड़े गौर से सुनेंगे, सब बच्चे लिखना छोड़ देंगे, पहले बात सुनेंगे। बच्चों जब भी इलास्टिसिटी का आंसर आएगा ना, प्राइस में, सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी, बाकियों की बात नहीं मैं कर रहा, किसकी? हर एक को अलग समझाऊंगा, इनकम को अलग, क्रॉस को अलग, किसकी बात हो रही है? इसके हमेशा आंसर के दो हिस्से हो जाएंगे। इसका साइन का कमेंट्स अलहदा होते हैं, इसके कोफिशिएंट के कमेंट अलहदा होते हैं, कोफिशिएंट की वैल्यू के कमेंट्स अलहदा होते हैं, और इसके साइन के कमेंट अलहदा होते हैं। याद रखना है अगर इसका साइन नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब है ये नॉर्मल गुड है, क्योंकि नॉर्मल गुड में प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जब चीज महंगी होती है तो लोग कम खरीदते हैं, और जब सस्ती होती है तो ज्यादा खरीदते हैं, ऐसे होता है ना। इस चीज में रिलेशनशिप क्या हुआ? इनवर्स या नेगेटिव। लेकिन अगर ये रिलेशनशिप पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब है ये नॉर्मल गुड नहीं है, ये इंफीरियर गुड है। आपको याद है पिछले चैप्टर हमने पढ़ा था कि जब कोई चीज सस्ती होती है और वो इंफीरियर है तो हम उसके पैसे भी दूसरी चीज पर खर्च कर देते हैं। याद है आपको? क्या हाल है? तो हम क्या कहते हैं कि हम जब सस्ती हो गई तो ये क्यों खाएं, इसकी जगह यही पैसे किसी और चीज पे क्यों ना लगाएं। ऐसा हुआ था। तो लिहाजा साइन का मतलब क्या है? अगर नेगेटिव साइन आया तो, पॉजिटिव आया तो। अच्छा इसके सवाल ज्यादातर पेपर में आएंगे, किताब में नहीं, ना किताब में इसकी एक्सप्लेनेशन। अच्छा दूसरी चीज ये है कि अगर आंसर जो है वो 1 से ज्यादा आए, जैसे यहाँ ज्यादा आया, तो हम इसे क्या कहेंगे? ये कौन सी डिमांड है? इलास्टिक। अब बताओ अगर इसका आंसर एग्जैक्ट 1 आ जाता और अगर 1 से कम आ जाता, 0.7 0.6, फिर इलास्टिक होता। इसका मतलब है कोफिशिएंट की वैल्यू देखो, अगर 1 है यूनिटी इलास्टिक है, 1 से कम है तो क्या है बच्चों? इन इलास्टिक। और अगर 1 से ज्यादा है तो इलास्टिक है। अभी बच्चा कह रहा है सर गिफन गुड क्या के लिए? अच्छा बेटा गिफन गुड और इंफीरियर गुड हमारे कोर्स के अंदर गिफन गुड है ही नहीं। एक ही चीज है गिफन और इंफीरियर, जो इंफीरियर है वही गिफन। ठीक है, आपने उसके ऊपर ज्यादा वाटर तलब करेंगे ना, इतना ही कर लेता। ठीक है, आल्दो इन दोनों में नॉमिनल सा फर्क होता है लेकिन कैटेगरी दोनों की सेम। ठीक है, बात ये इंफीरियर गुड का जो इन्वेंटर है उसका नाम प्रोफेसर गिफन है, इसे इंफीरियर गुड को गिफन गुड भी कहते हैं। कोई मसला नहीं। यहाँ तक बच्चों सही होगी बात? नो इश्यू। ये हो गए बच्चों क्या जी? इलास्टिक। सही होगी बात। परसेंटेज मेथड आप बच्चों को समझ आ गया। अब जितने भी सवाल आएंगे कर लेंगे। ठीक है जी, तो मान लेते जी आप सही कह रहे हैं, मान लेते कि आप सही कह रहे हैं। अच्छा चलिए अब चलते हैं दो दूसरे मेथड्स की तरफ। दो दूसरे मेथड्स कौन कौन से हैं जी? एक का नाम है जी आर्क मेथड और एक का नाम है जी पॉइंट मेथड।
एक का नाम है आर्क मेथड, एक का नाम है पॉइंट मेथड। आपने याद रखना है कि आपकी अमली जिंदगी में ज्यादातर जो मेथड यूज होगा वो आर्क होगा। ज्यादातर जो मेथड यूज होगा वो आर्क होगा, पॉइंट मेथड यूज ही नहीं होगा, आर्क ही होगा। जान लो। एक और बात लिख लेनी याद से, इस चैप्टर के सारे सवाल गलत, सारे सवाल एक भी सवाल शाजो नादरी की, पता नहीं गोरे के जहन में क्या आया, सारे सवाल ही गलत बना गए। अच्छा, लिहाजा आप ये करेंगे कि आप दो चैप्टर ऐसे इनकी एक्सरसाइज बुक से नहीं करनी है आपने, एक चैप्टर 3 और एक 30, एक चैप्टर 3 और एक 30। अगर कोई ट्राई भी करेगा तो नतीजा क्या निकलेगा, कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा, जो समझा है वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे सवाल देने में उठेंगे जो कभी हल ही नहीं होते, तो बेहतर है उसकी तरफ ना जाए। तो इसकी एक्सरसाइज का क्या किया जाए, इसकी एक्सरसाइज में आपको खुद प्रोवाइड कर, इसकी एक्सरसाइज में आपको, जैसे मैंने पिछले चैप्टर की इजाफी एक्सरसाइज बनाई है ना, इसकी बनाई है, वो आप वही कर ले, वही काफी। ठीक है, उसके अंदर मैंने इसके सवाल सही करके भी डाल दिए, जितने अच्छे थे वो सवाल डाल दिए, ज्यादा वो एक ही करेंगे, बाकी आप बुक जितनी मर्जी पढ़े। ठीक है, चलिए जी, आर्क और पॉइंट, मैंने क्या कहा सबसे ज्यादा क्या यूज होगा, आर्क मेथड यूज होगा, पॉइंट तो यूज ही नहीं होता है, इन्होंने बनाया, जरूरत ही नहीं थी बनाने की। चले, सबसे पहले हम करते हैं जी आर्क में। आर्क मेथड कहते हैं कि जब प्राइस और डिमांड के दरमियान जो चेंज आए वो खासा बड़ा चेंज हो, वाजिया चेंज हो, क्या हो, वाजिया चेंज, इसलिए कहते हैं कि आर्क मेथड वहां लगाओ, आर्क मेथड वहां लगाओ when there is, या ये कह लीजिए मेजरमेंट, जब आपको मेजर करना हो, मेजरमेंट ऑफ elasticity of demand, elasticity of demand between two different points on the same demand curve। जब आपने एक डिमांड कर्व के दो डिफरेंट पॉइंट्स के दरमियान वेलोसिटी मेजर करनी हो तो आर्क मेथड इस्तेमाल करें। वो कैसे, जैसे आप यूं समझ लो कि एक डायग्राम है, इसमें ए और बी पॉइंट बड़ी दूरी पे, ऐसे बच्चों, तो जब भी कभी इस तरह दो पॉइंट्स के दरमियान वाजिया दूरी हो, यानी दोनों एक दूसरे से अलहदा नजर आ सकते हैं, दोनों क्या हो सकते हैं, एक दूसरे से अलहदा, आप आर्क मेथड इस्तेमाल करें। यानी दोनों एक दूसरे से वाजिया फासले पे, दोनों एक दूसरे से वाजिया फासले पे, क्लियर जी। तो इसको हम कहेंगे आर्क लॉस, क्या कहेंगे, आर्क लॉस। ठीक होगी बात। लेकिन अगर कभी हमारे साथ ऐसा हो जाए, आपने लिख लिया ये, अगर कभी हमारे साथ ऐसा हो जाए कि दो ऐसे पॉइंट हो जो एक दूसरे के इतने करीब आ जाएं कि उन्हें डिस्टिंग्विश करना, अलग करना मुश्किल हो जाए, तो हम कहेंगे मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ elasticity of
डिमांड ऑन अ गिवन पॉइंट, किसी गिवन पॉइंट वेलोसिटी को मेजर करना। अब ये गिवन पॉइंट से मुराद ये कि ऐसी सूरत हाल बने कि क्वांटिटी और प्राइस के दरमियान आने वाला फर्क इतना करीबी हो, इतना करीबी हो कि दो पॉइंट्स को आपस में एक दूसरे से अलहदा समझना भी क्या बच्चों मुश्किल हो जाए, कुछ ऐसे। तो हम कहेंगे कि ये ऐसा सूरत हाल पैदा हो गई है कि दोनों पॉइंट्स बहुत क्लोज हैं, इतने क्लोज हैं कि हमसे इनको अलग अलग समझना भी मुश्किल है। तो ऐसी सूरत में जो आप फार्मूला लगाएंगे वो पॉइंट वेलोसिटी का, राइट जी। चलिए हम देख लेते हैं आर्क वेलोसिटी। आर्क वेलोसिटी का सवाल किताब में गिवन है गिवन। चलो दिखाओ जरा, प्राइस कितनी है बच्चों? प्राइस है 8 और 12, कितनी बच्चों? 300 और 100, ठीक है जी। ये P1 है, ये P2 है, ये Q1 है, ये Q2 है, राइट जी। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला मैथमेटिकली वही यूज होगा जब परसेंटेज का फॉर्मूला, क्योंकि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला वही यूज करेगा जो परसेंटेज का है। बात बच्चे समझेंगे कि शायद ये फार्मूला मुख्तलिफ है, जैसे किताब में लिखा हुआ उसने Q2 माइनस Q1, Q2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय P2 प्लस P1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1। एक्चुअली होता ही है कि जब भी कभी आप न्यूमरेटर के नीचे भी कोई वैल्यू है और डिनोमिनेटर जब वो एक दूसरे के ऊपर आते हैं तो वो 2 काटेगा, और जो डिनोमिनेटर होता है वो उल्टा लिखा जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। हाँ वो रेसिप्रोकल उलट जाता है ना जब ऐसे लिखते हैं। हाँ ये बात है, ये बात है, लेकिन फार्मूला सारा वही है। उन्होंने क्या लिखा है? Q2 माइनस Q1, और नीचे क्या है? यहाँ पहले माइनस लगाए, ठीक है ना। ये जब सामने लिखेंगे तब उल्टा लिखना, ये मैं चेक कर रहा था, आपको मैथ भी आता है कि हमें बस बैठ गया, ठीक है जी। अच्छा, जब आप इसको यूं लिखेंगे तो तब कैसे लिखेंगे? Q2 माइनस Q1, Q2 प्लस Q1 मल्टीप्लाई बाय P2 प्लस P1 एंड P2 माइनस P1। तो ये क्या है ये बच्चों? क्या करोगे? फार्मूला वही है, वही फार्मूला है तो पहले आपने परसेंटेज में इस्तेमाल किया। सिर्फ क्या किया हमने दोनों को, यानी पहले आपने वैल्यू लेके लिखी थी ना, परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब वैल्यू लेने से पहले लिख दी, यानी फार्मूला ही लिख दिया टोटल, आपने ये किया काम। अब आप ऐसा करें जी, तो इसके अंदर आप पुट कर ले वैल्यूज, तब भी इसका आंसर वही आएगा, अदरवाइज भी आंसर इसका वही आएगा। करके देख लेते हैं क्या बच्चों? चलो जी, 100 माइनस 300, 100 जमा 300 मल्टीप्लाई बाय क्या बच्चों? 12 प्लस 8 और 12 माइनस 8, यानी कि आप कह रहे हो कि -200 बटा 400 मल्टीप्लाई बाय 20 बटा क्या बच्चों? 4। क्या है आंसर बच्चों? -5/4।
टू, 2 पॉइंट माइनस 2.5, राइट हो गया बच्चों। देखो ये किताब है, यही है। अच्छा चलो, सबसे पहले ये बताओ कि माइनस का क्या मतलब होगा। ये नॉर्मल गुड है, और 2.5 का मतलब क्या होगा, ये लॉस्टिक। अब तो जरूरत नहीं बताने की। माइनस का मतलब ये है कि ये नॉर्मल गुड है, ठीक है जी। और 2.5 का मतलब क्या है बच्चों, ये इलास्टिक गुड है, ठीक है बच्चों, राइट हो गई बात। अच्छा भाई सर, चेंज इन प्राइस, ये चेंज इन क्वांटिटी ओवर इट्स। जी बच्चे, ये फार्मूला तो वही है, सिर्फ लिखने का तरीके में फर्क है। तो मैंने आपको फिर पहले भी समझाया, परसेंटेज मेथड वो समझ आया, और परसेंटेज मेथड समझ आया। आर्क मेथड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट फार्मूला कौन सा यूज करता है, परसेंटेज वाला ही फार्मूला आर्क यूज करता है जी, कोई फर्क नहीं। अच्छा वो भी ना करें आप, मैथ है तो मसला नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये है, जो परसेंटेज वाला मेथड है हमने वही यूज करना है। हमने न्यूमेरिकल्स वालों में कौन सा फार्मूला यूज करना है, कौन सा यूज करना है बच्चों, परसेंटेज। रिपीट कीजिए, कौन सा वाला यूज करेंगे, न्यूमेरिकल जैसे ही सॉल्व के लिए आएगा कोई भी, आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है, परसेंटेज। आर का एमसीक्यू आ सकता है कि अगर दो डिफरेंट पॉइंट्स के दरमियान वेलोसिटी मेजर करनी है, आपने फौरन कहना है ये आर। थ्योरी के वाले से भी आ सकता है ना। तो अगर एक ऐसा सवाल बन के आ जाए कि दो डिफरेंट पॉइंट के दरमियान वेलोसिटी मेजर करनी, क्या लगाओगे, पॉइंट लगाओगे, आर्क लगाओगे, तो आपने कहना जी मैं आर्क लगाऊंगा। लेकिन न्यूमेरिकल आया तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, परसेंटेज। लेकिन दो इंतहाई करीबी पॉइंट्स के दरमियान वेलोसिटी मेजर करनी हो तो फिर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पॉइंट। लेकिन ये प्रैक्टिकली पेपर में नहीं आ सकता, प्रैक्टिकली पेपर में, क्योंकि इकोनॉमिक्स से इसका केस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, इसका केस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन हमें थ्योरेटिकली पता होना चाहिए कि दो क्लोजर पॉइंट्स के दरमियान जो वेलोसिटी मेजर होती है, इंतहाई क्लोजर, तो क्या होता है बच्चों, हम कौन सा मेथड लगाते हैं, पॉइंट मेथड लगाते हैं। पॉइंट मेथड में क्या होता है, पॉइंट मेथड में ये होता है कि जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड आपने निकालनी है, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपने निकालनी है, ठीक है जी। अच्छा आप करेंगे ये कि जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड है उसका फार्मूला रखेंगे Q2 माइनस Q1, और इसको इसकी बेस पे डिवाइड कर देंगे। बेस यानी जहां से चेंज होना शुरू हुआ, प्रीवियस वैल्यू को बेस कहते हैं ना, जहां से चेंज होना शुरू हुआ था। और इसी तरह प्राइस में भी यही करेंगे, P2 माइनस P1, और इसको इसकी बेस पे ही क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो फार्मूले में फर्क ये है कि जो परसेंटेज मेथड है उसमें एवरेज पे डिवाइड करते हैं, क्वांटिटी को भी और प्राइस को भी, और यहाँ पे किस पे डिवाइड करते हैं, उसकी बेस वैल्यू जहां से वो चेंज होना स्टार्ट हुआ था उसी पे डिवाइड कर देते हैं, राइट जी। लेकिन चूंकि सवाल पेपर में आता नहीं, एक न्यूमेरिकल इसका करा देते हैं जो किताब में गिवन, पेपर में क्यों नहीं आ सकता, आपको इस सवाल से अंदाजा हो जाएगा। देखिए हमारे बुक से देखे बताइए प्राइस में क्या चेंज आया है, ये बच्चे बोले जी बेटे 12, नहीं बेटा आपने बोला क्या, हाँ पहले 12 है और सेकंड वैल्यू 11.75। अमली जिंदगी में 25 पैसे का चेंज आता ही नहीं, कीमत आ ही नहीं सकता। फिर रुपयों में बढ़ेगी, जब रुपयों में बढ़ेगी तो पॉइंट तो दूर हो गया। अच्छा दूसरा बच्चे क्वांटिटी 100 से 101 हो गया, ये आपका Q2 है, ये आपका Q1 है, ये आपका P1 है, ये आपका P2 है। अब देखिए प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर फर्ज करें प्राइस 12 से 11.75 होती और क्वांटिटी 100 से 110 हो जाती, तब भी आर्क लगेगा, तब भी आर्क लगेगा। आप कहेंगे प्राइस वाली साइड से तो ये देखिए ना लाइन करीब है, लेकिन उधर से भी दूर जाने पर क्या होगा, कर तो बन गया, पॉइंट में फासला तो आ गया, चाहे वर्टिकली आए चाहे
यानी चाहे प्राइस की तरफ से आए चाहे डिमांड क्वांटिटी की तरफ से आए, फासला तो आ गया। लिहाजा दोनों में इनफिनिटेसिमल चेंज आए, ये बहुत कम होता है। दोनों में इतना इनफिनिटेसिमल चेंज, बहुत छोटा चेंज आए, ये बहुत कम होता है। एक में अगर कम आया दूसरे में ज्यादा आ जाना, अमली जिंदगी में केस है ही नहीं। लिहाजा ये वाला सवाल पेपर में आने के चांसेस कोई नहीं। हाँ, अगर वो कोई सवाल देखे कि इस पे पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ, वो ओके तो लगा देंगे यार, हमें क्या इतराज। या इस तरह का हो कि 12 रुपए की चीज 11 रुपए 90 पैसे की हुई और क्वांटिटी में 1 यूनिट का इजाफा हो, ऐसा सवाल पहचान लोगे आप? चांस कम है। इसे किताब में ही देखा और कहीं देखा भी नहीं है। चलिए, एनीवे तो हम ऐसा कर लेते हैं कि 101 में से 100 माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा, और नीचे 100 ही लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 0.01। अच्छा जी, प्राइस है बच्चों 11.75 माइनस 12, और नीचे भी 12 आ गया, कितना आ जाएगा, माइनस माइनस 0.02। राइट होगी की बात? अच्छा जी, अब बच्चों बात ये आ गई कि ये आ जाएगा 0.01, और ये आ जाएगा -0.02। कितना आ गया बच्चों, -0.5 है। यही है किताब में, देखो क्या है जवाब बच्चों किताब में, एक ही बात है कि हमारे जवाब में ज्यादा फर्क आ गया। सही है, पक्की बात है। चलो अच्छा, माइनस का मतलब क्या है जी? माइनस का मतलब क्या है, नॉर्मल गुड है। और आंसर इस दफा एक से कम आया, तो क्या होगा बच्चों, इनइलास्टिक। जी सामने के नदीम, क्या हाल है? अच्छा ठीक है, मैं घर से लेता हूँ। आपको व्हाट्सएप हो सकता है, आपका नंबर ही बंद हो जाता। रात को की थी कॉल में। चलो मैं लेके भेजता हूँ, मैं लेके भेजता हूँ। चलिए ठीक है, मैं लेके भेजता हूँ, ठीक है, ओके। अच्छा बच्चों, तो बात समझ आती है कि पहली भी गई, आ गई समझ? चलो, तो मेजरमेंट वाला मसला हो गया हल। ठीक है जी। अच्छा, तो अब जरा किताब में झांक ले, किताब में क्या रह गया? किताब की तरह आपकी ये रही किताब, ये आर्क हो गया, पॉइंट वाला भी हो गया, ये पॉइंट वाला था। चलो जी, ज्योमेट्रिक भी कर लेते हैं। ज्योमेट्री का सवाल कभी कभी आता है, आ नहीं सकता, इसका भी एक सवाल थ्योरेटिकल आता है, तो वो उसके लिए तैयार रहना ही चाहिए। आ सकता है, एक दफा आया है तो आ सकता है, क्योंकि ये इंतहाई तनकीदी तौर पे इसको माना गया, आज तक माना नहीं किसी ने इसको मेथड। क्योंकि ये कहता है एक ही डिमांड कर पे वेलोसिटी मुख्तलिफ हो सकती है, जो कि आमतौर पे मानने वाली बात नहीं है। एक एक कर पे मुख्तलिफ कैसे हो सकती है, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन बहरहाल कह रहा है तो, क्योंकि वो मतलब आप समझ जाएं कि बड़े आदमी की बात को टालना नहीं चाहिए। उसकी वजह क्या है, मैंने बचपन से ही सीखा है। मैं बहुत छोटा था तो मैं एक फिल्म देख रहा था। वो फिल्म थी, बड़ी पुरानी कोई फिल्म थी, ब्लैक एंड व्हाइट थी शायद। ब्रजेश खन्ना नाम का एक हीरो होता था। तो वो मुझे फिल्म पसंद इसलिए थी, उसमें जानवर थे बहुत ज्यादा। तो मुझे आम तौर पे बचपन में शायद पसंद होते हैं ना, तो उसमें हाथी थे, शेर थे, है ना। तो वो उसके अंदर एक गाना था, बचपन में मेरे जहन में बैठ गया। वो गाना था, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, दुनिया में रहना तो काम कर प्यारे। अच्छा, और काम छोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, जीने भी नहीं देगी, खाने भी नहीं देगी, और पीने भी नहीं देगी। यानी कहने का मतलब ये है कि
काम मेहनत से करो, भरपूर मेहनत करो, और जब कोई बड़ा आदमी आ जाए काम छोड़ दो। क्या करो? सलाम करो। जैसे वो आई कैप के चेयरमैन आए थे, आपने देखा, क्लासें बंद। वैसे क्लासें हम मेहनत से पढ़ाते हैं, है ना, सारे। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि मालिक ज्यादा मेहनत से पढ़ाते हैं। जैसे दाऊद शाह, शाह साहब है, राना साहब, वो ज्यादा मेहनत से पढ़ाते हैं, मालिक है जी। और जो टीचर है वो बस काम चला देते हैं। ठीक है। अच्छा, तो क्या बच्चों आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं तो दुनिया को क्या है, दुनिया कह सकती है, बल्कि बच्चे यही काम करते हैं। तो सामने आते हैं, सर बस आपकी वजह से हम यहाँ पढ़ रहे हैं। सारे बच्चे केक लाएंगे, उनकी बर्थडे पे केक कटवाएंगे। अच्छा, हमारी बर्थडे आएगी तो पता भी नहीं होगा, है जी, घर नहीं पता उन्होंने कि तो पता। अच्छा, सो नहीं, उनके केक कटवाए जा रहे हैं, वो मालिक है ना। अच्छा, उनके ऊपर वो क्या होती है आजकल, वो आ गया स्प्रे सा झाग वाला, वो फेंकेंगे, जहाँ वो जो है आग वो चलाएंगे, वो आतिशबाजी चलाएंगे। अच्छा, वजह, ये गाना उन्होंने नहीं सुना होगा। नहीं सुना तो पर यार, टूटे ना मार कैमरा मैन। ये बड़ी सस्ते दौर में $180 का था ना जब, डॉलर तब का 50,000 का लाए हैं। अब तो फिर हमारे 1.5 लाख का आना है दोबारा। अच्छा, तो बहरहाल बच्चों, बात ये है कि तो दुनियादारी ये ऐसे ही चलता है। ये क्या करें, सलूट करें बड़े लोगों को, काम मेहनत से करें, जब बड़ा आदमी आए तो उसको सलूट करें। एनीवे बच्चों, बात ये कर रहे थे कि ये भी बड़े आदमियों ने पेश कर दिया नजरिया, तो हमें पढ़ाना पड़ गया, वरना हमें पढ़ाना ही नहीं था। अच्छा बच्चों, चले जी, आप पढ़ ले जी, क्या कह रहे थे आप इसको, जियोमेट्रिक मेथड। पहली बात तो इसकी जो लोगों को काबिल एतराज लगी, वो ये लगी कि ये कैसे हो सकता है एक ही डिमांड कर पर इलास्टिसिटी मुख्तलिफ हो। अच्छा, वो देखिए कैसे उसने समझाया, मैं भी वैसे समझाता हूँ आपको। ये देखिए, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ मैं एक डिमांड कर्व बना रहा हूँ, जिसको मैंने जानबूझ के ना स्केल पे मैयर करके बनाया 4 इंच का। कितने इंच का? 4 इंच का, जानबूझ के 4 इंच रखा है। ये ए और ये बी, ये डिमांड कर्व है, 4 इंच का है। मैं इसको दरमियान से कट कर देता हूँ, हाफ हो गया। मैं इसका नाम रख देता हूँ सी। अब बताओ ऊपर कितने इंच है, नीचे कितने इंच है? 2-2 इंच हो गया। दरमियान में मैं एक और पॉइंट डाल देता हूँ, एक ये जी हो गया, ये एच हो गया। अब ऊपर कितना है? अब एक एक इन दोनों के दरमियान आ रहा है। फार्मूला क्या है? लोअर लोअर पार्ट ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है, डिवाइडेड बाय अपर पार्ट ऑफ डिमांड कर्व। तो अब आप ये कहेंगे सी पर, सी के नीचे कितना एरिया है, कितना है बच्चों? 2 इंच। और सी के ऊपर, तो सी पर वेलोसिटी 1 है, क्यू 1 है 2/2। सी पर वेलोसिटी कितनी है? क्यू 1 है। भाई देखिए, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो 2 इंच डिस्टेंस नीचे है, 2 इंच डिस्टेंस ऊपर है। राइट हो गई बात? बात समझ आ रही? अगर कोई एच पे पूछ ले, तो आप कहेंगे जनाब वेलोसिटी है, नीचे 1 है, ऊपर 3 है, तो वेलोसिटी होगी लेस देन 1। राइट हो गई बात? अच्छा, अगर जी पे जाए, ऊपर 3 है, नीचे, है जी, नीचे 3 है, ऊपर 1 है, कितना आ गया जी? वेलोसिटी इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? ग्रेटर देन। सही होगी बात? बात समझ आती है? सी पे क्यों है 1? नीचे भी 2, ऊपर भी 2। अच्छा, एच पे 1 से कम क्यों है? नीचे का एरिया 1, ऊपर का 3, ठीक है। और जी पे 1 से ज्यादा क्यों है? नीचे का एरिया 3, ऊपर का 1। अब आ गया बड़ा अहम पॉइंट, बड़ा अहम पॉइंट। जब हम जाएंगे ए पे, यहाँ जाएंगे बी पे, चले पहले बी पे चले। बी पे जाते हैं, लोअर एरिया क्या है? 0। लोअर एरिया 0, और अपर एरिया 4। 0 को 4 पे डिवाइड करो,
तो यहाँ वेलोसिटी क्या आएगी, जीरो। वेलोसिटी क्या आएगी, बड़ी अहम बात हो रही है, गौर से सुनना है। नीचे कुछ भी नहीं है, जीरो है, ऊपर चार है, जीरो को चार में तकसीम करो, वेलोसिटी क्या आएगी, जीरो। अच्छा अब ये गौरतलब है, बहुत गौरतलब है, नीचे कितना एरिया है, ऊपर क्या है, जीरो, क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू इंफिनिटी। देखिए टैली हो रहा है आपकी किताब से, ऐसे ही है। अभी याद रहेगा समझाने का तरीका, जब लोअर और अपर सेगमेंट जहां बराबर होता है वेलोसिटी क्या होती है, वन। जहां लोअर सेगमेंट थोड़ा हो, अपर पार्ट ज्यादा हो, वहां होगी लेस देन वन। जहां लोअर ज्यादा हो, अपर कम हो, वहां एक से ज्यादा। और एक्सट्रीम एज पे, नीचे वाली एज पे जीरो और ऊपर वाली एज पे इंफिनिटी। मैंने वजह भी बता दी। तो एक तो तनकीद की वजह क्या बनी कि एक ही डिमांड पर हम तो एक वेलोसिटी निकालते हैं मैथमेटिकली, इसलिए लॉगरिथम अप्लाई किया, ज्योमेट्रिक मीन आप पढ़ेंगे भी स्टैट में, वो अप्लाई करके उसकी मदद से एक ही कर्व से मुख्तलिफ जो है ना वेलोसिटी निकाल दी। लेकिन जो ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट है वो क्या है, जिसकी वजह से ये तनकीद का शिकार है। आपको जब ये डायग्राम आनी है और आपने देखते पहचान के क्या कहेंगे, ये ज्योमेट्रिक मेथड है, ठीक है। और दूसरी एक चीज, अगर इसका कोई पॉइंट स्पेसिफिक आ जाए और उसकी वेलोसिटी आपसे पूछी जाए, तो नीचे ऑप्शन बेशक दिए होंगे, लेकिन आपको जुबानी याद होनी चाहिए, ताकि आप ऐसे बताएं दरमियान वाला वन होता है, नीचे वाला लेस देन होता है, ऊपर वाला ज्यादा होता है, उससे ऊपर जो इंफिनिटी होती है, सबसे नीचे जीरो होता है। ये याद होना चाहिए, ठीक है। ना याद आए डायग्राम बनानी पड़ेगी, टाइम लग जाएगा। अच्छा एतराज वाली बात कौन सी है, देखिए बच्चों बात काबिले एतराज है वो क्या, देखिए अगर मैं कहूं कि डिमांड जब एक्स एक्सिस को टच करता है, मतलब प्रैक्टिकली ये कभी टच करता ही नहीं है, फर्ज करें कि करता है, एक्स एक्सिस को टच करता है, फर्ज करें ये मेरा डिमांड कर्व है और ये एक्स एक्सिस को टच कर गया, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कोई बंदा आया मेरे से, फर्ज करें 10 किलो चावल लेने, मैंने उससे कहा मैं पैसे नहीं लेता, जा 10 किलो चावल ले ले। हाँ जी, या मैं किसी के पास जाता हूँ यार 10 किलो चावल चाहिए, वो कहेगा पैसे कोई नहीं, जा चावल ले, भाई मेरा सुसल्लत था। मैंने मिसाल इसलिए बदली, दूसरी सूरत में मुझे वो बनना पड़ता ना, इसलिए मैंने कहा कि नहीं मिसाल ही बदल, ठीक है, मैं चावल लेने जाऊं और अब वो क्या कह रहा है कि जा ले जा, ठीक है जी। अच्छा अब बच्चों बात ये है कि अगर डिमांड का इसको टच कर गया तो ये भी गलत है। इसका मतलब ये है कि एक उल्लू बाटा आया और वो 500 रुपया दे के चला गया और कोई भी चीज लेके नहीं गया, क्या हाल, कभी कभी ऐसा होता है। हाँ हाँ होता है ऐसा। मैं आप बताता हूँ कि मैं एक रेडी पे गया, वो आवाज दे रहा गाड़ी वाले को, और गाड़ी वाला चला गया, 5 किलो लीची तुलवाई, आगे सब्जी ले, सब्जी लेके चला गया, 5 किलो लीची वहीं छोड़ गया। अब बताओ लीची को छोड़ता, ये वाला डिमांड कर बन गया ना, नहीं, अमली तौर पे ये हो ही नहीं सकता। क्लियर बच्चों, इसलिए ये तनकीदी है, लेकिन चले प्राइस कॉस्ट सिटी मैयर होगी सारी, शुक्र अल्लाह का यार, लेट भी हो गए तो मुझे फिक्र थी टॉपिक मुकम्मल हो जाए, जी टॉपिक हो गया मुकम्मल, अल्लाह का राय था, बंदे ने क्या किया। अब आगे क्या पढ़ेंगे, इनकम वेलोसिटी और क्रॉस वेलोसिटी, प्राइस हो जाएगी कवर, और फिर हम करेंगे सप्लाई का काम थोड़ा, लेकिन इसके डिटर्मिनेंट पढ़ने अभी हमने, जो अदर थिंग्स रिमेन द सेम कहा था वो अभी तक हमने नहीं पढ़ा, कॉन्सेप्ट सारा पढ़ लिया, उसको एंड में पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे तो बड़ी तफसील के साथ अगले लेक्चर में। और पॉसिबली आपका अगला लेक्चर होगा मंडे को, लेकिन उसमें टेस्ट होगा पहले, ठीक है। और अगर मैंने कल आना हुआ तो मैं आप लोगों को इंटीमेट कर दूंगा, ज्यादा चांस है कि शायद मैं कल एक्स्ट्रा क्लास ना लूँ, ठीक है जी। ओके बच्चों, असल में मेरी शाम की जॉब से छुट्टी है, तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं पूरी छुट्टी मना लूँ। असल में मैं तो सैर पे जाना चाह रहा था,